हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं द्विगु समास। इसके पहले मैंने कल आपको करवाया था कर्मधारय। तो कर्मधारय की क्या परिभाषा थी? जो कर्म को धारण करे यानी कि जिसमें विशेषता और उसमें बगल में विशेषण रखा हो वो कर्मधारय समास है। तो एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, समास का मतलब क्या होता है? समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी किसी का भी संक्षिप्तीकरण कर देना ही समास है। और समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास यानी फैलाना। जैसे कि प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा? प्रत्येक दिन। जैसे कि कमल नयन का समास विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन, यानी कमल के समान नयन को एक छोटे शब्द में बता देना, कमल नयन ही समास है। ठीक है, तो कमल नयन समस्त पद इस समास का रूप होता है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास का क्या पहचान होती है? देखिए, अव्ययीभाव समास में पहला अव्यय शब्द होता है, यानी पूर्व पद में अव्यय होता है और इसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो देखिए, किसी भी शब्द में अव्यय लगाने से उसका जो भाव परिवर्तन होता है वही अव्यय भाव समास है। जैसे कि दिन का दिन होता है, यदि इसमें प्रति लगा देंगे तो उसका भाव बदल जाएगा, फिर हो जाएगा प्रत्येक दिन। तो यही है अव्ययी भाव समास। जैसे कि आजन्म, जन्म यदि अकेला है तो जन्म का मतलब जन्म होगा, लेकिन यदि इसमें बड़ा आ लगा देंगे, एक अव्यय शब्द लगा देंगे तो इसका भाव बदल जाएगा, यानी फिर हो जाएगा जन्म से लेकर। अब देखिए तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया है। इसमें प्रथमा विभक्ति नहीं आता है और अष्टम विभक्ति नहीं आता है, दूसरे से लेकर 7वें विभक्ति तक दिया रहता है। देखिए, आपको याद करने के लिए मैंने दिया भी था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काकी के अधिकरण में पे पर। तो देखिए, इसमें कर्म तत्पुरुष में पहला है। ठीक है, 6 भेद होते हैं इसमें। तो कर्म तत्पुरुष में क्या पहचान होती है? इसमें को का लोप होता है और द्वितीय विभक्ति है इसमें, यानी द्वितीय तत्पुरुष। इस प्रकार भी ऑप्शन में आ सकता है। इसके बाद करण तत्पुरुष यानी तृतीय तत्पुरुष, इसकी क्या पहचान होती है? करण से के द्वारा, इसमें से के द्वारा का लोप होता है, यानी से के द्वारा दिखता नहीं है। इसके बाद करण के बाद संप्रदान के लिए, यानी कि चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद अपादान पंचमी विभक्ति, इसमें पहचान होती है से अलग होने का भाव होता है इसमें। इसके बाद संबंध काकी के, ठीक है, ये षष्ठी विभक्ति। और इसके बाद अधिकरण में पे पर सप्तम विभक्ति। ठीक है, तो आपको याद होगा। देखिए, इसमें कर्मधारय समास में विशेषता और विशेष दोनों रहते हैं। कल मैंने बताया था, जैसे कि कमल नयन, यानी कमल के समान नयन की विशेषता किससे की है? नयन का कंपैरिजन किससे किया गया है? कमल से। तो कमल के समान नयन है, इसलिए कमल नयन। अब आज हम देखने वाले हैं द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास होता है संख्यावाची। इसमें संख्या की प्रधानता होती है। और तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा ये वाला द्विगु समास, इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है और अव्ययी भाव का पूर्व पद प्रधान होता है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, यानी जो 2 शब्द दिए रहते हैं उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों विशेषताएं किसी तीसरे के बारे में बताई जाती हैं। तो देखेंगे हम अब वो द्विगु समास में क्या होता है। देखिए, द्विगु समास की पहचान है, जिस समास में संख्या का बोध हो वह द्विगु समास होता है, यानी इसमें संख्या होती है पक्का, तो संख्यावाची ही द्विगु समास है। अब देखेंगे इससे संबंधित उदाहरण। जैसे सप्त सिंधु। देखिए, सिंधु मीन्स क्या होता है? सिंधु मीन्स होता है समुद्र। सप्त मीन्स 7, तो 7 सिंधुओं का समूह ही सप्त सिंधु है। ठीक है, 7 सिंधुओं का ग्रुप या समूह। अब देखिए, चौराहा, 4 राहों का समूह है, यानी जिसमें 4 रास्तों का समूह हो वही चौराहा है। चौ मीन्स 4, राह मीन्स राह है।
जहाँ पर चार रास्ते आकर मिलते हैं। अब देखिए दोपहर, दो धन पहर, यानी दो पहरों का समूह ही क्या है, दोपहर। देखिए अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास गलत लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दा में वा की मात्रा है और इसके बाद जो दा आया है उसमें भी। तो द्वंद्व समास इस प्रकार लिखा जाता है। द्वंद्व मीन्स होता है दो, दो शब्दों से मिलकर जो बना हुआ है, यानी कि इसमें देखिए दो अपोजिट शब्द होते हैं और बीच में एक डैश का निशान आता है। ठीक है, तो याद रखिए दो शब्दों से मिलकर जो बनता है, इसमें अपोजिट शब्द होते हैं यानी विलोम शब्द दोनों होते हैं, वो द्वंद्व समास की पहचान होती है। देखिए इसमें जिस समास का विग्रह करने पर और अथवा या लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी एक खासियत ये भी है, जब भी इन दोनों शब्दों को अलग किया जाएगा तो उसमें और लगेगा या फिर या लगेगा। पहचान दोनों शब्दों दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे नदी नाले, नदी और नाले। ठीक है, पाप और पुण्य, देखिए पाप पुण्य इस प्रकार आएगा। ये बताइए पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। देखिए यहाँ पर जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर पाप और पुण्य होगा। देखिए दोनों अपोजिट है ना, इसमें अपोजिट शब्द रहते हैं और बीच में और लग जाता है या फिर या लग जाता है, तो द्वंद्व समास होता है। इसके बाद ऊंच नीच, तो ऊंच या नीच, ठीक है, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, यानी कि राधा और कृष्ण, और आ रहा है इसमें बीच में, तो द्वंद्व समास है। अपना पराया, दोनों अपोजिट शब्द हैं, अपना और पराया, कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। देखिए इसमें जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास होता है। यानी दोनों पद जो दिए रहते हैं वो किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ देखिए कर्मधारय में भी आया है, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें देखिए नीलकंठ का मतलब किसी तीसरे के बारे में बताया जा रहा है जिसका नीला है कंठ। ठीक, नीलकंठ मतलब नीला है कंठ, अर्थात शिव, शिव के बारे में बताया जा रहा है, शिव का नीला है कंठ। और यदि कंठ की विशेषता बताई जाए कि कंठ कैसा है, नीला है, लाल है, गुलाबी है, तो ये कर्मधारय है। ये तीसरी के बारे में बात की जाए तो बहुव्रीहि है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वहां पर थोड़ी ना दिया रहेगा कि नीला है कंठ जिसका, अर्थात, या फिर नीला है जो कंठ। इसमें देखिए दोनों में से एक आता है, क्योंकि ये दोनों में आ जाता है, नीलकंठ बहुव्रीहि में आ जाता है और कर्मधारय में आ जाता है, इसलिए दोनों में दिया रहता है, दोनों में से एक आएगा। देखिए अब इसमें लंबोदर, लंबोदर का हम समास विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर जिसका। देखिए लंबा है उदर जिसका अर्थात किसके बारे में बात हो रही है, गणेश के बारे में बात हो रही है, इसीलिए किसी तीसरे का भाव इसमें आ रहा है, तीसरे के बारे में वर्णन किया जा रहा है, लंबा और उदर। इसमें ऐसा नहीं है एक की विशेषता बगल में रखी हो दूसरा विशेष हो। देखिए अब दशानन, 10 है आनन, यानी 10 है सिर जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, रावण के बारे में बताया जा रहा है, किसके 10 सिर थे, रावण के। आनन मीन्स क्या होता है, आनन मीन्स सिर, 10 मीन्स 10। अब देखिए चतुर्भुज, चतुर मतलब 4, भुज मीन्स भुजा या हाथ, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। ठीक, अब देखिए निशाचर, निशा मीन्स रात्रि, चर मीन्स घूमने वाला, तो निशा में विचरण करने वाला या रात्रि में घूमने वाला कहलाता है राक्षस। देखिए इस समय तो सभी निशाचर हैं, जितने भी लोग हैं जिनके हाथ में मोबाइल है, सभी लोग रात्रि में जागरण करते हैं। जो भी 12 के बाद जागता है वही इसी श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, तो निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस।
देखिए विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प है। ये विष को धारण करने वाला कौन है? सर्प है, सांप। देखिए समास आपका पूरा हो गया है। अब आपको घर पे जाकर प्रैक्टिस करनी है समास की अच्छी तरह से, और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और कल मैं समास की एग्जाम्पल दूंगा, उसको आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।